कि आप अगर पाकिस्तान को देखें, आपको शायद याद होगा 2015 में पाकिस्तान को फैटफ में डाल दिया गया था। उसके वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस वक्त नज़र नहीं आया, मगर ओवर द 3-4 ईयर्स 5 ईयर 2020 तक आपको समझ आ गई थी कि इंडिया 2015 में कहाँ खड़ा था, कहाँ से क्या गया और हम कहाँ। और इसमें ज़्यादा मसला ये था कि कोई पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, वो हाई रिस्क कैटेगरी में पाकिस्तान को पार्क किया हुआ था। ये तो आफ्टर 2022 में जाके कि पाकिस्तान एग्जिट हुआ है तो अब हालात बेहतर। अब ये टेक टाइम को आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग आना शुरू करेंगे। अभी मैं देख रहा था कि कुछ चाइनीज़ कंपनीज गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कर रही हैं जो इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि ज़्यादातर जो है चाइना की यही अभी BYD हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर उनका शोरूम भी आपको नजर आएगा। तो हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, चाइना के इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बट आई थिंक सो कि इंडिया के अंदर मल्टाई चीज़ें नजर आती हैं। देखिए इंडिया का ग्राउंड बहुत बड़ी है, उनकी 1-1.5 अरब की आबादी है और आबादी के भी डिफरेंट डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये तो आपको भी अंदाजा है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें इसको कवर करते करते। बट अगर इसमें यह कि अगर पब्लिक और सब इसको मिल के यूनानिमसली एफर्ट की जाए तो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मगर क्योंकि हर बंदे का अपने अपने गोल्स होते हैं, इसमें यूनानिमस गोल को कोई देखता ही नहीं है। तो जब यूनानिमस गोल को कोई नहीं देखेगा तो वो अल्टीमेटली हर कोई अपना बेनिफिट ही देख रहा होगा और एट द एंड मुल्क का नुकसान होगा उसमें। भारत और जापान के ताल्लुकात की बात की जाए तो डेफिनेटली सी बात है, बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व्ड रिलेशंस हमें इन दोनों कंट्रीज़ के नज़र आते हैं। स्पेशली अगर कल्चरल टाइज की बात की जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात की जाए या साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की जाए, 1952 से ये ताल्लुकात हम लोगों को नज़र आते हैं। और भारत ने कह लें कि अपनी जो पहली बुलेट ट्रेन थी वो गुजरात से ही शुरू की थी जापान की मदद से, और जिसका पार्टनर कह लें कि जापान होगा EV व्हीकल्स के अंदर। वो कंट्री कहाँ जाएगी ये तो सब देख ही चुके हैं। रिसेंटली अगर अप्रैल की बात की जाए तो जापान ने कह लें कि इंडिया को 2 बुलेट ट्रेन एज अ गिफ्ट कह लें कि दी थी। और स्पेशली अगर हम लोग EV व्हीकल्स की बात की जाए तो इंडिया इस वक्त मेड इन इंडिया पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड EV व्हीकल्स की भी कह लें कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनके जो PM है नरेंद्र मोदी, उनका कहना है कि जिस कंट्री के अंदर ये EV व्हीकल इस्तेमाल होगी उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा जाएगा। और जापान कह लें कि बहुत ज़्यादा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया का। बात करते हैं मेड इन, यानी कि अपने मुल्क में बनाई हुई चीज़ों की। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमें हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत नज़र आती है, बट स्टिल हम एक बड़े पैमाने पर जो कार्स हैं वो इंपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि हमारे मेड इन पाकिस्तान में एंड उनके मेड इन इंडिया में क्या डिफरेंस नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जो मेड इन पाकिस्तान है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है कॉस्ट का है। और कॉस्ट जो है पाकिस्तान में आप जिस तरह अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इस कदर हाई है कि आप उसको बीट ही नहीं कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया और जापान। वो कंट्रीज जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरी लो है, वो उनके पास एक कंपिटेटिव एडवांटेज है कि वो जो है हर किस्म की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, डिफरेंट मार्केट्स को टच कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान के पास फिल वक्त ऐसे कोई मॉडल नहीं है जिसमें वो अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सके। जिस तरह टाइम टू टाइम ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो पाकिस्तान के लिए अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी इस कदर महंगी हो जाएगी कि लोग प्रेफर करेंगे कि हम इंपोर्ट कर लें एज़ कम्पेयर टू बाय लोकल। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ कॉस्ट ही नहीं, कंपनी का प्रॉफिट आता है, उसके अदर हिडन चार्जेस आते हैं, ओन के पैसे आते हैं, वो सब करके जो बंदा गाड़ी खरीद रहा होता है वो ये सारी चीज़ें देखता कहता है यार इतने पैसे देने हैं और क्वालिटी भी उसकी हल्की है, उसमें चीज़ें भी कम है, तो एज़ कम्पेयर टू जापानी आइटम उठा ली जाए जिसमें सारा कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट आता है, कीमत भी उसके मुनासिब है या उसके बराबर है तकरीबन। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमारे पास अगर हम कॉस्ट की बात करें, लेबर डेफिनेटली हमारे पास चीप नज़र आता है, लेकिन जो कॉस्ट आती है इनके ऊपर वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली सी बात है, जितनी भी गाड़ियाँ भी आपको पाकिस्तान में नज़र आती हैं वो सारी की सारी लोग प्रेफर करते हैं कि हम इंपोर्ट कर लें, और यही चीज़ हमें नज़र भी आ रही है। और स्पेशली अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो वहाँ पर तो आपको सस्ती गाड़ी भी 1.5 लाख में मिल जाती है अगर नैनो टाटा की बात की जाए तो। जी ऐसी ही अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया की एक तो वैसी कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती है, उनकी लेबर की काफ़ी ज़्यादा पैसे कम पड़ते हैं, मशीनरी की उनको सपोर्ट है, जबकि हमारे यहाँ क्योंकि डॉलर महंगा होने की वजह से जो इंपोर्टिंग जो मशीन जो मैन्युफैक्चर कर रही है वही इट्सेल्फ इसके अंदर महंगी पड़ जाती है कि उस कॉस्ट को जब आप उसके अंदर डालते हैं तो आपकी वैसी पर यूनिट प्राइस बढ़ जाती है। ये एक ऐसा विशेष सर्कल है जो चलता रहता है अनटिल को आप डेलिबरेटली और उसको एक फोर्सफुली स्लो डाउन न किया जाए। गवर्नमेंट की इसमें फंडिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए कि वो कंपनीज़ को दे फंडिंग करे ताकि उनकी प्राइसेस नीचे आए, उनके कॉस्ट कवर हो और पब्लिक को उसका बेनिफिट मिले। आपको लगता है कि जितनी आप मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि इंडिया तो बेनिफिट उठा रहा है अपनी इस चीज़ से। अभी भी आप स्मार्टफोन्स देख लें, उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, और अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट देखी गई है इस साल स्मार्टफोन्स की, और इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। देखिए इंडिया का अब इनका इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसको कहते हैं, इसको कहा जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंडिया में इकोनॉमी ऑफ स्केल उन्होंने अचीव किए हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं है। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, आपकी अदर फैसिलिटीज़ आती है जो सब मिक्स होकर एक आउटपुट को जनरेट करती हैं, और उस आउटपुट की कॉस्ट को भी उन्हीं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू अचीव किया जाता है।
पाकिस्तान में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतनी खर्चा हो जाता है कि आपके बाकी पैसे नहीं बचते कि आप उसके ऊपर उनको सब्सिडीज़ दे सकें या इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर कर सकें ताकि वो कॉस्ट एफिशिएंट बने। कॉस्ट एफिशिएंट, जाहिर सी बात है आपकी बात बिल्कुल कह लें कि A to Z आप करेक्ट बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हमें पड़ जाते हैं। एंड सेकेंडली आपने इंडिया की बात की तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको हर चीज़ सस्ती मिलेगी एंड दैट्स व्हाई इट्स अ हब। अगर हम देखा जाए बिजनेस का हब कहलाता है इंडिया, क्योंकि आजकल हमें हर एक जो एडवांस गाड़ी है, अभी रिसेंटली हम बात करेंगे एलन मस्क की, उन्होंने अपनी जो टेस्ला है वो भी EV है और उसका जो शोरूम है वो मुंबई में बना दिया है। देखिए इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत अच्छी है। वो उन्होंने EV को एम्ब्रेस किया, ना कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान कि जी EV को बस रख दिया। उन्होंने हर जगह EV को सपोर्ट किया जा रहा है और इसमें आप देखिए इंडिया के ऊपर बेनिफिट इसका ये आ रहा है कि EV के थ्रू बैटरीज पे उनका एक्सपेंडिचर होगा, मगर पेट्रोल की जो इतनी इंपोर्ट होती है इतनी महंगा, उन पर इनको बहुत सेविंग मिल रही है और करंटली जो है बैटरीज भी काफ़ी हद तक इंप्रूव और एफिशिएंट होती जा रही है और चाइना से जो है उसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। तो वो भी प्लान कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में EV की तरफ शिफ्ट करें ताकि वियर एंड टेयर और जिस तरह के मेंटेनेंस के खर्चे वो कम हो और जो है आपको पेट्रोल के ऊपर जो इंपोर्ट और इतना करते हैं उसके ऊपर आपकी कॉस्ट कम हो। ये किस्म का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही है जहाँ पे चाइना जो है उसकी चीपर कॉस्ट बैटरी की वजह से वो इंडिया प्रेफर कर रहा है कि हम अपनी रोड्स के ऊपर EV और दूसरे क्लीन एनवायरनमेंट, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग आप सब भी देख रहे हैं कि स्वात में जो हालात चल रहे हैं और वो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि उसको कर्ब डाउन करने के लिए EV इज़ करंटली द बेस्ट ऑप्शन टू गो राइट नाउ। अब सेकेंडली बात करेंगे कि जापान जाहिर सी बात है नंबर 1 आता है अगर कार प्रोडक्शन की हम लोग बात करें और कह लें कि इंडिया ने उनको रिप्लेस किया था टू व्हीलर के अंदर। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर देखा जाए तो इंडिया का जो फ्यूचर है क्या वो यही है कि वो जापान को भी एक दिन बीट करता हुआ दिखाई देगा? इकोनॉमी में तो वो बीट कर ही चुका है। देखिए जापान जो है ना, उन्होंने ओवर द सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से क्वालिटी और ओवर द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है। इंडिया भी इसमें बहुत पीछे है। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है हालांकि उसका इंडिया एडवांटेज ले रहा है, बट स्टिल जो एफिशिएंसी, जो इनोवेशन, जो आपको जापान जो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, जो उसकी सिंप्लिसिटी वो देता है, वो इंडिया आपको भी नहीं दे पा रहा। और इंडिया भी इसमें कोशिश कर रहा है बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम कि इंडिया उसको कैचअप करे, क्योंकि एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ट्राई करना चाहिए। आप जितना किसी चीज़ को ट्राई करोगे उतना ही कह लें कि वो चीज़ आपके लिए इन फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी आपको और आपका जो सिक्योर फ्यूचर है वो दिखाई देगा। आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, डेफिनेटली सी बात है टैकल हर किसी को करना है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं हमारी सड़कों पर कितनी EVs नज़र आ रही होती है। देखिए हमारी ज़्यादातर वो चाइना की EVs चल रही होती है जो कि जिनके चार्जर भी आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करते। हमारे तो इसको इस तरह से लिया जा रहा है। एक आध की कंपनी है मेरे ख्याल में मोड मोबिलिटी है जो इस पर थोड़ा सीरियसली काम कर रही है, ऐसी प्रोडक्ट निकाल रही है जो डैमेज कम हो और उसके पार्ट्स लोकल मार्केट से अवेलेबल हो। मोस्टली हो गया आप प्लास्टिक की EV ले तो लेते हैं, बाद में वो खड़क जाती है या पे उसके पार्ट्स इतने महंगे पड़ते हैं, बंदा कहते हैं इसको चला के बेच ही दें। तो वो उसका जो ट्रेंड एकदम आया था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि उसमें कंपटीशन भी कोई नहीं है और उसमें लोगों को कोई खास बेनिफिट नहीं है उसको लेने का। अभी तक पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो खुद मैन्युफैक्चर करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर लिखा हुआ मेड इन पाकिस्तान? देखें वो सियालकोट का स्पोर्ट्स का सामान ही है जिसपे मुझे लगता है वो है हमारा जो अंबायर भी एक्सपोर्ट कर देते हैं या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके अलावा बाकी लॉन और ये कपड़े हैं, अपैरल पे है जैसे US ये जो आपके होते हैं प्रोडक्ट जो US से और इधर जाते हैं उनके डिवाइस उसके ऊपर नीचे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान। मगर ये कि हमारा अपना कोई ऐसा ताकतवर ब्रांड नहीं है जो कि बाहर रिप्रेजेंट करे। जिस तरह इंडिया के ब्रांड्स हैं वो स्टैब्लिश हो चुके हैं, वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है हमारा। ऐसे हम जस्ट एज एन सप्लायर काम कर रहे हैं टू लिवाइस, टू H&M और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज को। इसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है? लाइक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए आपकी जो एक जिसको आपने कुर्सी पर बिठाया होता है स्पेशली उसकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो मेड इन पाकिस्तान है जैसे मेड इन इंडिया। आप देखेंगे जिस तरह से इंडो पाक वॉर हुआ है उसके बाद नरेंद्र मोदी इंडो पाक वार को भी छोड़े, अभी आप रिसेंटली देखें कि जो कि अमेरिका कर रहा है इंडिया के साथ टैरिफ्स पे टैरिफ्स लगाता जा रहा है एंड 50% ऑफिशियली जो टैरिफ्स हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं कि 27 यानी कि जो कल है उससे इंडिया पर लगा दिए जाएंगे, लागू कर दिए जाएंगे। और कह लें कि रशिया काफ़ी साथ दे रहा है इंडिया का ऑयल की अगर परचेज़ की बात की जाए तो फिर इसके बरक्स अगर देखा जाए तो मोदी का पहला इनिशिएटिव यही है कि मेड इन इंडिया पे फोकस करना ज़रूरी है हमारे लिए ताकि कोई हमारी तरफ और आंख उठाकर ना देखे। और हमें तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इतनी एक्सपोर्ट्स करते भी नहीं हैं। देखिए इंडिया का ये जो मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन 2014 से उससे शुरू किया हुआ है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल मिड लेवल पे आ गया, यानी कि मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, ग्रोथ स्टेज में है और इंडिया की आवाम उसको सपोर्ट भी कर रही है। अब अगर आप जो टैरिफ्स की बात करें उसमें इंडिया की आवाम की भी इनपुट है और उसको सपोर्ट करिए कि जी हमने अमेरिका के सामने खड़े होना है। या क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमने क्योंकि लोन्स भी इस तरह से फंसे हुए कि हम अपनी इंडिपेंडेंट राय नहीं ले सकते जिस तरह इंडिया दे रहा है, क्योंकि इंडिया का आपको पता है कुछ मेरा 600-700 बिलियन का तो उनका सिर्फ वही है वो जो रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं, तो उनके लिए वो
वो आसानी है कि अपना डिसीजन खुद लें। और इंडिया की सबसे अच्छी आवाम में ये बात है कि वो अपना फ़ायदा पहले देख रही है इंस्टेड ऑफ दूसरों का। अब जबकि पाकिस्तान में क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है तो हमें दूसरों के बेनिफिट्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है ओवर द टाइम। हम तो शुरू से एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं ठीक है यार ये चीज़ है, हम लाखों करोड़ों रुपए बाहर इन्वेस्ट कर लेते हैं कि वहाँ से उठाकर चीज़ मुल्क में ले आओ, लेकिन यहाँ पर अगर लाखों करोड़ों रुपए लगाने की बात हो या इन्वेस्टर्स की बात करें तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टर्स आना क्यों नहीं प्रेफर करें? अब तो आना चाहिए उनको। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए सेफ़ इन्वायरमेंट और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह अभी रिसेंटली इंडिया ने जो पाकिस्तान के जो एडवेंचर किया था वो उससे इन्वेस्टर्स की तरफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, बट स्टिल पाकिस्तान ने उसको कवर अप किया और कवरेज। और अब जो है एक किस्म की जो आपके जो ऑफिशियल्स जा रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, मगर वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर आपने कम्पीट करना है उनके साथ तो इसको फ्लो इसको कहते हैं FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, इसको बढ़ाना पड़ेगा और एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। इंडिया को कम्पीट करने के लिए हमें कितने साल चाहिए? ये तो आपको भी अंदाज़ा है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें इसको कवर करते करते। बट अगर इसमें यह कि अगर पब्लिक और सब इसको मिल के यूनानिमसली एफर्ट की जाए तो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मगर क्योंकि हर बंदे का अपने अपने गोल्स होते हैं, इसमें यूनानिमस गोल को कोई देखता ही नहीं है। तो जब यूनानिमस गोल को कोई नहीं देखेगा तो वो अल्टीमेटली हर कोई अपना बेनिफिट ही देख रहा होगा और एट द एंड मुल्क का नुकसान होगा उसमें। मुल्क का नुकसान तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि होता है, क्योंकि हमारे जो यूथ है वो कहते हैं मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जबकि इंडिया की बात करें वहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर भी काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने मुल्क में भी रुकना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको पता है। अभी भी आप देख लें जो टेस्ला लॉन्च किया गया उसमें भी शर्त क्या थी? शर्त सिंपल सी ये थी कि आप हमारे मुल्क में आए, हमारे मुल्क में आकर हमारा लेबर इस्तेमाल करें, हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो आपकी जो टेस्ला है इतनी बार रिजेक्ट हो चुकी है, फाइनली कह लें कि नरेंद्र मोदी ने एग्री किया उनके साथ, और आईफोन के साथ भी यही सीन था। देखिए, वो इंडिया का जो आप अगर जो इनका इन्वेस्टमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। जो इसको कहते हैं ये जो प्राइवेटाइजेशन सिस्टम्स और ये एक और उनका इसका सिस्टम बहुत अच्छा है। वो आपको एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है जो इंडियन मैन्युफैक्चर उनको प्रोटेक्ट भी करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और फॉरेन जो होती है इन्वेडिंग से। और जो है जो फॉरेन कंपनी उनको लिमिट भी करती है कि आपने इस लिमिट से ज़्यादा मार्केट को नहीं करना, क्योंकि ये हमारी इंडियन मार्केट है, उसमें एक बैलेंस है। जबकि हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, जो फॉरेन कंपनी आती है उसकी कोशिश होती है कि मैं जितना कुछ यहाँ से लूट के ले जाऊँ और दूसरों को खड़ा नहीं होने देती। अभी आपने देखा होगा Dream11 जो इंडिया को स्पॉन्सर करी थी उनकी क्रिकेट टीम को, उसने कह लेंगे वो भी हटा दिया है अपना स्पॉन्सरशिप, और उसी जगह पर टोयोटा अभी उनको स्पॉन्सर करने वाली है। इट्स अ बिग कार कंपनी अगर हम लोग देखें तो। जाहिर सी बात है जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स हैं वो अब बैन होती हुई दिखाई दे रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी ये चीज़ हो रहा है। तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर पहले बायजूस उनको कर रहा था, उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर Dream11 आया है, अब टोयोटा है। तो आई थिंक सो कि इंडिया की तो अपनी क्रिकेट टीम को लेकर इतनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग नजर आती है। देखिए, आप अगर पाकिस्तान को देखें, आपको शायद याद होगा 2015 में पाकिस्तान को फैटफ में डाल दिया गया था। उसके से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उस वक्त नज़र नहीं आया, मगर ओवर द 3-4 ईयर्स 5 ईयर 2020 तक आपको समझ आ गई थी कि इंडिया 2015 में कहाँ खड़ा था, कहाँ से क्या गया और हम कहाँ। और इसमें ज़्यादा मसला ये था कि कोई पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, वो हाई रिस्क कैटेगरी में पाकिस्तान को पार्क किया हुआ था। ये तो आफ्टर 2022 में जाके कि पाकिस्तान एग्जिट हुआ है तो अब हालात बेहतर। अब ये टेक टाइम के आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग आना शुरू करेंगे। अभी मैं देख रहा था कि कुछ चाइनीज़ कंपनीज गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कर रही हैं जो इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि ज़्यादातर जो है चाइना की यही। अभी BYD हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर उनका शोरूम भी आपको नजर आएगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि चलिए ठीक है चाइना के इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बट आई थिंक सो कि इंडिया के अंदर मल्टाई चीज़ें नजर आती हैं। देखिए, इंडिया का ग्राउंड बहुत बड़ी है, उनकी 1-1.5 अरब की आबादी है और आबादी के भी डिफरेंट डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स हैं। कोई बहुत अफोर्डिंग है, कोई गरीब है, तो गरीब के लिए वो चाइनीज़ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अफोर्डिंग है वो जापानीज़ अमेरिकन चीज़ें इस्तेमाल। जबकि पाकिस्तान में ऐसा डेमोग्राफिक डिफरेंस नहीं, को सारी गरीब यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको जो सस्ती मिल रही है वो उठा रहे हैं उसको। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी। आपके सामने है, तभी चाइना की गाड़ियाँ एकदम आ गई हैं और जबकि जापानीज़ गाड़ियों का कंपटीशन हो गया है और वो स्लो उनकी सेल्स हो गई है, इसी वजह से कि जो गाड़ी की कॉस्ट है उसको वो कम है। और जो पाकिस्तान में जो हालात आपके सामने चल रहे हैं तो लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो गाड़ी खरीदें। जो इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि एक दफ़ा जस्ट ओपन द डोर ट्रेड विद इंडिया। नहीं, इंडिया के साथ देखें वो तो एक किसी मसले से बंद की हुई, क्योंकि हमारा जो इंडिया के साथ ट्रेड है उसमें हमारा लॉस है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा। इंडिया ज़्यादा फार्मास्यूटिकल बहुत ज़्यादा आती है, तो हमने से उसी तक की रिस्ट्रिक्ट किया कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल तक डील किया जाए, बाकियों का, क्योंकि इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी तो कम हो रहा है और इंडिया को बेनिफिट हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप इंडिया के साथ कर्टेल रखें, जो आपके खिलाफ है, जो आप ही के पैसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो आप सिर्फ वही करें जो आपको ज़रूरत है। जैसे फार्मास्यूटिकल की आपको ज़रूरत है, उसके रॉ मटेरियल वो इंडिया से ही आता है, तो आप वही ले सकते हैं। बाकियों को जहाँ तक आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करें, उनकी तरफ एक्स्ट्रा उनकी एक्सपोर्ट को ना बढ़ाएं और अपने फॉरेन रिजर्व को कम ना करें। तो हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स के अंदर, आपको पता है इंडियन करेंसी इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली रशिया की बात की जाए तो रशिया भी बहुत ज़्यादा डी-डॉलराइजेशन की तरफ हमें नज़र आ रहा है। और आपको पता है जितने टैरिफ्स इंडिया पर लग चुके हैं, रशिया ने कहा है कि ठीक है अगर डॉलर में आपको ट्रेड करना मुश्किल है तो हम उसमें भी आपको थोड़ा सा हाथ होला रखेंगे। तो आई थिंक सो कि इंडिया हैज़ द पावर, उनके PM के अंदर पावर, उनकी आवाम के अंदर पावर है, और जहाँ पर पावर नज़र आती है वहाँ पर एम्पावरमेंट्स शो होती हैं। देखिए, जो मैं आपको बता दूं, ये जो
बेसिकली जो ब्रिक्स में इंडिया से ज़्यादा चाइना की करेंसी ज़्यादा सूटेबल है, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल भी इजीली है क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा नेटवर्क है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। दूसरा जो रशिया है वो एक उसके लिए ये है कि उसके लिए सारे बैंकों के दरवाजे बंद हो चुके हैं, डॉलर में डील नहीं कर सकता 2022 से, तो वो तो उसको आप जो भी रास्ता दिखाएंगे रशिया उधर चला जाएगा। तो उसमें बेस्ट तो ये है कि वो चाइनीज़ करेंसी को अडॉप्ट करे जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और ज़्यादातर कंट्रीज़ में उसका यूजेज भी है, और वो बेसिकली इसकी एक्सचेंज के अंदर भी आसानी होती है, कन्वर्जन एक्सचेंज में। इंडिया एक्सपोर्ट करता है मगर इतनी नहीं कर रहा कि वो हर चीज़ ही कर रहा हो, तो करेंसी एक्सचेंज में मसला होता है। तो चाइनीज़ ऑप्शन है यॉन वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन करेंसी फॉर ब्रिक्स। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है जापान हमें नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नज़र आता है, लेकिन इंडिया ने इसको बीट किया था कह लेंगे 2 व्हीकल्स के अंदर। एंड स्पेशली अगर हम लोग अभी की बात करें तो जापान एक और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो अपनी पहली बुलेट ट्रेन थी वो भी गुजरात से कह लेंगे स्टार्ट होती हुई दिखाई दी थी। फिर जैसे कि मैं बता चुकी हूँ पहले कि 2 बुलेट ट्रेन एज ए गिफ्ट इंडिया को दी गई थी, और स्पेशली अगर अब देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो EVs बनाई गई हैं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा जाएगा, और मेड इन इंडिया लिखा हुआ नज़र भी आएगा जब कहीं भी वो किसी भी मुल्क में नज़र आएगी। तो आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।